मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आप सभी के लिए समाजशास्त्र विषय की एक प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रोक्टा, पीजीटी, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी तथा समाजशास्त्र विषय पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम ऑफ व्यू ये प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने मेन प्रश्नोत्तर पर आते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अगस्ट काम्टे, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप सभी का आंसर पता भी होगा। जो है समाजशास्त्र का पिता अगस्ट काम्टे को कहा जाता है दोस्तों। जो इनकी एक पुस्तक है दोस्तों अगस्ट काम्टे की, पॉजिटिव फिलॉसफी, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगस्ट काम्टे जो है दोस्तों ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने पहले दोस्तों समाजशास्त्र विषय का नाम रखा था सामाजिक भौतिकी अर्थात सोशल फिजिक्स, लेकिन बेल्जियम के वैज्ञानिक ने इस नाम को चुरा लिया, जिससे दोस्तों अगस्ट काम्टे बहुत दुखी हुए और दुखी मन से इन्होंने इसका नाम बदला और इसका नाम बदल के सोशल फिजिक्स से दोस्तों सोशियोलॉजी रखा, जो समाजशास्त्र कहलाया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 2, इनमें से किसकी सहायता से किसी जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संस्थाकरण, ऑप्शन नंबर सी है संरचनाकरण, ऑप्शन नंबर डी है अलगाव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण। तो समाजीकरण दोस्तों, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति समूह में रहकर सीखता है दोस्तों। और हमारे एक समाजशास्त्री हैं दोस्तों, उनका नाम है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स दोस्तों कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस पत्थर के समान होता है। जन्म के समय उसको समाजी रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वो अपना समाजीकरण करता है और एक समाज का अंग बन जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों पार्क और बर्गेस इकोलॉजिकल स्कूल, ऑप्शन बी है HW ओडम रीजनल स्कूल, ऑप्शन सी है इनकेस्टर हंटिंगटन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन, ऑप्शन डी है दोस्तों मैकाइवर ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी मैकाइवर ह्यूम पेज ह्यूमन जियोग्राफी। जो दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें दोस्तों पार्क और बर्गेस और HW ओडम इन्वेस्टर हैंगेटेशन यानी ABC सही सुमेलित है दोस्तों। मैकाइवर ह्यूम पेज ह्यूमन जियोग्राफी ये सही नहीं सुमेलित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 4। प्रश्न उत्तर नंबर 4 है दोस्तों, कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है AR देसाई, ऑप्शन बी है GS घूरिए, ऑप्शन सी है SC दुबे अर्थात श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी GS घूरिए अर्थात श्यामाचरण GS घूरिए अर्थात गोविंद सदाशिव घूरिए दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही कास्ट रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक गोविंद सदाशिव घूरिए हैं। ये गोविंद सदाशिव घूरिए दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD किए हैं और अपने PhD के दौरान सन 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक की रचना की है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न तो 5 है, केरल के नायर जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन हमारा है दोस्तों ऑप्शन ए जॉर्ज पीटर मडोर्क, ऑप्शन बी कैथलीन गॉफ, ऑप्शन सी एडवर्ड वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी विलियम एन स्टीफेसन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका कैथलीन गॉफ। इसका सही उत्तर दोस्तों है हमारा कैथलीन गॉफ। तो कैथलीन गॉफ एक जो है दोस्तों महिला समाजशास्त्री हैं, ये इनका पूरा नाम है एलेनोर कैथलीन गॉफ एम्बले।
ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानी और नारीवादी थी। इन्होंने दोस्तों मालाबार में के नायर जनजाति का अध्ययन किया है, जो इसी पे उन्होंने अपने पीएचडी के दौरान दोस्तों एक पुस्तक लिखी जो द ट्रेडिशनल किंगशिप सिस्टम ऑफ द नायर ऑफ मालाबार नामक पुस्तक लिखा है। इनकी दोस्तों और अन्य पुस्तक भी है जो इम्पॉर्टेंट है, कट ऑफ द डिट अमंग द नायर 1958 में लिखा है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है कास्ट इन ए तंजौर विलेज 1969 में लिखा है। और अगली पुस्तक है दोस्तों फीमेल इनिटेशन रिच ऑन द मालाबार कोस्ट 1965 में लिखा है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपके सामने आता है दोस्तों, वर्तमान में शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए एज सिटी अर्थात गांव, ऑप्शन बी है दोस्तों मेगापोलिस महानगर, ऑप्शन सी है दोस्तों मेगापोलिस नगर, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मेगापोलिस, ऑप्शन बी महानगर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 7, बौद्धिक विकास का स्तर किसकी अवधारणा है? बौद्धिक विकास का स्तर किसकी अवधारणा है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अगस्ट काम्टे, ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगस्ट काम्टे ने जो है दोस्तों बौद्धिक स्तर की 3 स्तर बताए हैं, जिनका है नंबर 1 है धर्मशास्त्री और जिसको थियोलॉजिकल कहते हैं, नंबर 2 है दोस्तों तत्वमीमांसा जिसको मेटाफिजिकल कहते हैं, नंबर 3 है दोस्तों प्रत्यक्षात्मक पॉजिटिव। और अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8 है दोस्तों, क्रिया को किसने तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है टालकाट पार्सन्स। हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 8 था दोस्तों, क्रिया को किसने तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो हैं दोस्तों, इन्होंने क्रिया को जो है दोस्तों 2 वर्ग में किया है, एक तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 9 है, दीज जनराइडेड एक्सवेयर की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी है एलेक्स इनकल्स, ऑप्शन सी है टॉम बोटामोर, ऑप्शन डी है जोशुआ मैरीविच। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी जोशुआ मैरीविच, जो है दोस्तों जोशुआ मैरीविच ने दोस्तों जनराइड एक्सवेयर की अवधारणा प्रदान किया है, जिसमें इन्होंने बताया है व्यक्ति का जो भी अनुभव है वह स्थानीय है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 10। प्रश्न उत्तर नंबर 10 है दोस्तों, प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्ध एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असमंजस किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रौद्योगिकी विलंबना, ऑप्शन नंबर बी है संप्रेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन नंबर डी है सूचनात्मक विलंबना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विलंबना। इसका दोस्तों सही उत्तर सांस्कृतिक विलंबना है आपका। सांस्कृतिक विलंबना दोस्तों इसकी अवधारणा विलियम आर्बन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है। तो इन्होंने आर्बन ने सांस्कृतिक 2 पक्ष बताया है, एक भौतिक और एक अभौतिक पक्ष। तो भौतिक पक्ष में दोस्तों आपको पता होगा जो आपका मानव जीवन शैली है, जैसे उपकरण है, सड़कें, वस्त्र, पुल, रहन सहन आ जाता है। और अभौतिक पक्ष में मूल विश्वास, आदतों, परंपराओं से जुड़ा जो है दोस्तों आता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 11। प्रश्न उत्तर नंबर 11 है दोस्तों, जात आधारित अस्थिरीकरण होता है। तो दोस्तों जात आधारित अस्थिरीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए है खुला यानी ओपन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अर्जित यानी अचीवित, ऑप्शन नंबर सी है प्रदत्त, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका
प्रदत्त। ऑप्शन नंबर सी प्रदत्त दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिसमें दोस्तों जो जात आधारित अस्थिरीकरण होता है वो दोस्तों जन्मजात होता है, जिसको हम बदला नहीं जा सकता है, वो प्रदत्त होता है। जैसे जात हो गई, जात को कोई बदल नहीं सकता है, ये दोस्तों प्रदत्त होता है। और दूसरा होता है दोस्तों अर्जित परिस्थिति होती है दोस्तों, जो हम अपने कर्मों के द्वारा, योग्यता और कुशलता के द्वारा अर्जित करते हैं, उसको दोस्तों अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, अधिकारी हो गए, ये दोस्तों वो अपनी योग्यता के बल पे अर्जित करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अब प्रश्न उत्तर नंबर 12 दोस्तों, ये टाइप में जो है मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान दिएगा। ये V2 नहीं है दोस्तों, ये V2 नहीं है, ये V2 की जगह दोस्तों हो जाएगा आपका Me2 है दोस्तों, ये Me2 है, ये V2 नहीं है जो है। तो Me2 आंदोलन नारीवाद के किस लहर वेब का एक भाग है? तो Me2 आंदोलन दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है प्रथम लहर है, ऑप्शन बी है द्वितीय लहर है, ऑप्शन सी है तृतीय लहर है, ऑप्शन डी है चतुर्थ लहर है। तो दोस्तों Me2 आंदोलन जो है एक नारीवाद का ये चतुर्थ लहर था दोस्तों। इसमें नारियों ने जो है, जो महिलाएं हैं, खासकर विदेशी महिलाएं हैं, इन्होंने अपने ऊपर यौन अत्याचार का, जो यौन उत्पीड़न हुआ था, उसके विरुद्ध एक सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन जो खड़ा किया था, जिसमें अपने ऊपर यौन अत्याचार के लिए जो हुआ था उसका साझा किया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर 13। प्रश्न उत्तर नंबर 13 है दोस्तों, डट है एक ज्ञान मीमांसा संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुप्रयोग की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यावाद, ऑप्शन नंबर बी है निर्मितवाद, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षवाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद दोस्तों के सिद्धांत अगस्त काम्टे ने दिया है। इन्होंने जो है अगस्त काम्टे ने ज्ञान के विकास के अंतिम चरण को पॉजिटिव शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। इसलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर 14। वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अधिकारहीन और वंचित हैं, किस वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक वर्ग, यानी कि इकोनॉमिक क्लास, ऑप्शन बी है दमनित वर्ग, ऑप्शन सी है अंडर क्लास दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अंडर क्लास, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अंडर क्लास आपका सही उत्तर है दोस्तों। इसका जो इसमें आते हैं दोस्तों, अंडर क्लास में आपके ये अंडर क्लास का जो वर्ग संरचना के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से अधिकारहीन वंचित हैं दोस्तों, उसे अंडर क्लास के अंतर्गत। अंडर क्लास की अवधारणा दोस्तों समाजशास्त्र में चार्ल्स मूरे ने अपनी पुस्तक जो है दोस्तों चार्ल्स मूरे एंड द अंडर क्लास द डेवलपिंग डेट में प्रतिपादित किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, व्यक्तियों से जो निश्चित कार्यप्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों मानदंड, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है प्रतिबंध, ऑप्शन डी है रूढ़ियाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मानदंड, आपका सही उत्तर है दोस्तों। तो इसमें मानदंड में दोस्तों एक हमारे समाजशास्त्री है, मानदंड एक निश्चित कार्यप्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है। हमारे एक समाजशास्त्री विस्टीट वो कहते हैं सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का तरीका जो हमारे समाज में स्वीकृत है जो है। विस्टीट ने दोस्तों इसको 3 प्रतिमानों में 3 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 है जनरीतियाँ, नंबर 2 है रूढ़ियाँ, नंबर 3 है आपका कानून। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून विस्टीट ने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर नंबर 16 है दोस्तों। प्रश्न उत्तर नंबर 16 है, इनमें से किस जनजाति में मातृवंशीय पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है? ऑप्शन ए है गोरो, ऑप्शन बी है कोया, ऑप्शन सी है गोरोसिया, ऑप्शन डी है गोंड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा गारो, ऑप्शन ए गारो, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों
जो गारो जनजाति है, मातवंशीय है दोस्तों। ये आपका गारो जनजात मुख्यतः मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की संख्या में पाई जाती हैं, और कुछ संख्या में दोस्तों ये मतलब कम संख्या में मिजोरम में भी पाई जाती है। गारो जनजात दोस्तों 5 मातवंशीय समूहों में विभक्त है। जो है 5 मातवंशीय समूहों में गारो जनजात विभक्त है। संगमा, नंबर 2 मराक, नंबर 3 मोमिन, नंबर 4 अरिंग, नंबर 5 है सीरा। इस प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों पदसोपान, ऑप्शन बी है आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, ऑप्शन सी है परिस्थिति, ऑप्शन डी है मानदंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व है दोस्तों ये पर्सनालिटी। आपका जॉनसन जो है एक समाजशास्त्री हैं, कहते हैं व्यक्ति अपने व्यवहार से किसी मानदंड का जो है उल्लंघन करता है तो उसके व्यक्तित्व का दोस्तों जिसमें व्यवहार में अंतर पाया जाता है। हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 18 है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 18। वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी पुस्तक की रचना किसने की? तो वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी की पुस्तक की रचना दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है उलिच ब्रेक, ऑप्शन सी है युगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है रजनी कोठारी। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उलिच ब्रेक। इन्होंने वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 19। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये PDF बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसका जो है उत्तर 2 पेज में आ गया है। ऑप्शन ए है दुरुपयोग, ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी है कपट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों कोई व्यक्ति निजी लाभ के लिए अगर सार्वजनिक पद का उपयोग भ्रष्टाचार के रूप में करता है तो वो दोस्तों भ्रष्टाचार है के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कोई अधिकारी है रिश्वतखोरी करे, भाई भतीजावाद पश्चात करे, सार्वजनिक धन की हेराफेरी करे, तो ये सब दोस्तों भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न उत्तर है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 20। प्रश्न उत्तर नंबर 20 है दोस्तों जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई कौन सी है? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों गोत्र, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी परिवार। जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई में परिवार जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है दोस्तों। जो जनजातीय समाज होता है ये मूलतः शिकार करता है, पशुपालन करता है, कृषि करता है दोस्तों। इसमें जो है सब मिलजुल कर दोस्तों कार्य करते हैं, इसलिए ये परिवार है जो है। शिकार करने में दोस्तों कुछ जनजातियाँ जो है जैसे बिरहोर खरिया असम में पाई जाती हैं, चिंचू दोस्तों आंध्र प्रदेश में है आपका। पशुपालक जातियाँ जैसे दोस्तों आपका गुर्जर है, नीलगिरी है, टोडा है ना। कृषि में जैसे दोस्तों उरांव है जो पश्चिमी बंगाल में है, भील है, मुंडा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 21 है दोस्तों। मोड्स ऑफ विजुअल एडेप्टेशन की अवधारणा किसने दी? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट किंगमर्टन, ऑप्शन डी है गोविंद सदाशिव घुरिये। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगमर्टन दोस्तों। तो रॉबर्ट किंगमर्टन जो है इन्होंने दोस्तों मर्टन ने जो है विचलन के 4 प्रकार बताए हैं दोस्तों, जिसमें नवाचार है और नंबर 2 है प्रत्यावर्तन है, नंबर 3 है कर्मकांडिता है, नंबर 4 है विद्रोह। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 22। प्रश्न उत्तर नंबर 22 है दोस्तों भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार दंड को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मानदंड, ऑप्शन नंबर बी है मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर डी है रूढ़ियाँ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंध।
ये प्रतिबंध है दोस्तों। प्रतिबंध दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक है सकारात्मक प्रतिबंध और दूसरा है नकारात्मक प्रतिबंध। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर 23। यदि एक औरत दिवंगत पति के भाई से शादी करती है तो यह कौन सा विवाह कहलाएगा? नंबर 1 है दोस्तों, नंबर ए है दोस्तों शाली विवाह, जिसे सोरोरेट कहा जाता है। नंबर बी है दोस्तों देवर विवाह, लेबोरेट कहा जाता है। नंबर सी है दोस्तों आपका ऑप्शन बुआ विवाह, हमलेट कहा जाता है। ऑप्शन डी है मातुल्य विवाह, जिसको अनुक्लेट कहा जाता है। दोस्तों इसका आप हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा, क्योंकि कभी कभार ये शाली विवाह, देवर विवाह, बुआ विवाह, मातुल्य विवाह ना कहा के ये आता है एग्जाम में, सोरोरेट विवाह, लिबरेट विवाह, हमलेट विवाह, अनुक्लेट विवाह। तो अगर आप दोनों नहीं जानेंगे दोस्तों तो उत्तर गलत कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये एक औरत दिवंगत पति के भाई से शादी करती है तो वह कौन सा विवाह कहलाएगा? तो दोस्तों ये देवर विवाह आपका कहलाएगा जो है, क्योंकि जब औरत के पति जब डेथ हो जाती है, जो उसका भाई होता है दोस्तों वो देवर होता है, तो उसको देवर विवाह कहा जाता है। वैसे कुछ अधिमान्य विवाह भी इस समाज में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे सहोदर विवाह, देवर विवाह, शाली विवाह जो है ये खासकर जनजातियों में पाए जाते, जनजातीय समाज में पाए जाते हैं, जैसे गोंड, खरिया, संसाल आदि। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर 24। पेंथर्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हमारा दोस्तों, ऑप्शन ए है बी एंडरसन, ऑप्शन बी है इवान प्रिचार्ड, ऑप्शन सी है बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी है मेलिनोस्की। इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका सही उत्तर दोस्तों बेनेडिक्ट है, ऑप्शन सी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। पेंथर्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक बेनेडिक्ट हैं, जिनका जो सो इनको रूथ बेनेडिक्ट कहा जाता है। इनका पुस्तक जो पेंथर्स ऑफ कल्चर है, इन्होंने 1934 में लिखा है, अनेक जनजातियों का अध्ययन करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, दी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेलिनोस्की, ऑप्शन बी है मिशेल फूको, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मिशेल फूको। मिशेल फूको ने दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक के साथ जो है अनेकों पुस्तकों की रचना की है, जिसमें इनका दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश, इसको इन्होंने 1975 में लिखी है। अगला पुस्तक है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जो ये 3 वॉल्यूम में आता है दोस्तों। और अगला पुस्तक दोस्तों मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इसको इन्होंने 1961 में लिखा है। अगला पुस्तक दोस्तों द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969। अगला पुस्तक दोस्तों द आर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में लिखा है। ये जो है दोस्तों इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशेल फूको की पुस्तकें नोट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम में आप भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न श्रृंखला दोस्तों 25 क्वेश्चन की जो प्रश्न उत्तर थे समाप्त हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। हम आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर ज़रूर देंगे। आपको ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।